आज की हमारी ये चर्चा हिंदी व्याकरण के एक ऐसे हिस्से पर है जो हमें स्कूल में तो बहुत सीधा साधा सिखाया जाता है, लेकिन असलियत में इसके अंदर कई छुपे हुए जाल हैं। मैं बात कर रहा हूं सर्वनाम की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक कह सकते हैं एक विशेषज्ञ का विस्तृत व्याख्यान है, और आज हमारा मकसद सिर्फ ये है वह मैं तुम इनकी लिस्ट दोहराना नहीं है, बल्कि सर्वनाम के पीछे छिपे तर्क को पकड़ना है। इसे एक तरह की जासूसी समझिए, जहां हम भाषा के सुरागों का पीछा करेंगे और उन मुश्किल गुत्थियों को सुलझाएंगे जहां अच्छे अच्छे लोग भी मात खा जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। सर्वनाम व्याकरण की दुनिया के वो किरदार हैं जो दिखते तो बहुत आम है, लेकिन पर्दे के पीछे से पूरी कहानी का मतलब मिजाज बदल देते हैं। ये भाषा को सिर्फ आसान नहीं बनाते, बल्कि उसे सुंदर, कुशल और कभी-कभी तो बहुत शक्तिशाली भी बनाते हैं। आज हम यही देखेंगे कि ये सब होता कैसे है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल कि आखिर सर्वनाम बनाए ही क्यों गए? संज्ञा से काम क्यों नहीं चल रहा था? क्या ये सिर्फ आलस का नतीजा है कि हम पूरा नाम नहीं लेना चाहते? आलस कहना थोड़ी नाइंसाफी होगी, लेकिन हाँ, इसकी एक बड़ी वजह है भाषा को सहज और सुगम बनाना। इसे पुनरावृत्ति से बचना कहते हैं, यानी एक ही शब्द को बार बार दोहराने की बोरियत से। स्रोत में एक बहुत शानदार उदाहरण दिया गया है। सोचिए, अगर हमें कहना हो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक शानदार लेखक थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। अरे बाप रे, दूसरी लाइन तक पहुंचते पहुंचते तो ध्यान ही भटक जाएगा। वह हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे, कहना कितना स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण लगता है। ठीक यही सर्वनाम वाक्यों को एक लय देता है। वो पाठक या सुनने वाले के दिमाग पर से वो गैर जरूरी बोझ हटा देता है, ताकि ध्यान असल बात पर रहे, बार बार दोहराए जा रहे नाम पर नहीं। ये भाषा की अर्थव्यवस्था है, कम शब्दों में ज्यादा असर। ये तो समझ आ गया, लेकिन इनकी संख्या को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। स्रोत में भी 2 आंकड़े हैं, 6 भेद और 11 मूल शब्द। मुझे हमेशा लगता था कि सर्वनाम 6 ही होते हैं। ये 11 का आंकड़ा कहां से आया? ये एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बिंदु है, और यहीं से सर्वनाम की असली बनावट समझ में आती है। आप ऐसा समझिए कि सर्वनाम का एक परिवार है, जिसके 6 अलग-अलग विभाग हैं, जिन्हें हम भेद कहते हैं। लेकिन इस पूरे परिवार को बनाने वाले जो मूल सदस्य हैं, वो सिर्फ 11 हैं। ये 11 शब्द हैं: मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, क्या, कोई और कुछ। अच्छा, तो ये 11 शब्द वो बुनियाद हैं, वो ईंटें हैं जिनसे सर्वनाम का पूरा महल खड़ा हुआ है। बिल्कुल। मतलब जितने भी सर्वनाम हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरा, मुझे, तुम्हारा, उसका, जिसकी, वो सब इन्हीं 11 से निकलकर बने हैं। वाह जी, कारक के हिसाब से इनके रूप बदलते रहते हैं, लेकिन जड़ में यही 11 शब्द हैं। अब अगर इजाजत हो तो इन 6 विभागों में से कुछ सबसे पेचीदा मामलों को उठाया जाए, जहां अक्सर गलतियां होती हैं। जरूर। और मुझे लगता है कि शुरुआत निश्चयवाचक सर्वनाम से करनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर एक ऐसा नियम छिपा है जिसने मुझे हमेशा उलझाया है। मेरा मतलब है, ये मेरा पेन है और ये पेन मेरा है। सुनने में तो एक जैसा ही लगते हैं, पर है नहीं। और व्याकरण की खूबसूरती इसी बारीक फर्क में है। निश्चयवाचक सर्वनाम का काम है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ मजबूती से इशारा करना। जैसे यह मेरी किताब है, यहाँ यह शब्द बिना किसी शक के एक खास किताब की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, यहां तक तो साफ है। लेकिन अब वो दूसरा वाक्य लेते हैं, ये पेन मेरा है। इसमें ये शब्द पेन की तरफ इशारा तो अब भी कर रहा है, तो फिर ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्यों नहीं है? यहाँ पर शब्दों का क्रम सब कुछ बदल देता है। यह हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही मजेदार नियम है। जब सर्वनाम यह के तुरंत बाद कोई और सर्वनाम मेरा या कोई क्रिया आए, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह मेरा है। अच्छा। लेकिन अगर सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा आ जाए, तो उस सर्वनाम का प्रमोशन हो जाता है, या कहिए डिमोशन, और वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। एक मिनट, तो यह पेन मेरा है में यह शब्द सर्वनाम रहा ही नहीं, वो विशेषण बन गया? जी, क्योंकि अब वो पेन की विशेषता बता रहा है। कौन सा पेन? ये वाला पेन। वो अब संज्ञा की जगह नहीं आ रहा,
बल्कि संज्ञा के साथ आकर उसकी पहचान बता रहा है। ये ऐसा है जैसे आप कहें काला पेन मेरा है, यहाँ काला विशेषण है, वैसे ही यह पेन मेरा है में यह विशेषण है। ये तो वाकई एक आहा मोमेंट है। इसका मतलब वाक्य में शब्दों का क्रम ही उनका व्याकरणिक रूप तय कर देता है। ये तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो पूरा खेल इस बात का है कि इस सर्वनाम के ठीक बाद कौन सा शब्द आ रहा है। बिल्कुल। अब इसी निश्चयवाचक से एकदम उल्टी दुनिया में चलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है और हमारे पास दो बड़े खिलाड़ी हैं, कोई और कुछ। स्रोत इनके बीच एक बड़ा साफ बंटवारा करता है। हाँ, ये मुझे बहुत उपयोगी लगा। कोई प्राणियों के लिए और कुछ वस्तुओं के लिए। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है और चाय में कुछ गिर गया है। सही। ये एक सामान्य नियम है जो ज्यादातर स्थितियों में काम करता है। कोई में एक सजीव प्राणी का बोध होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, और कुछ में एक निर्जीव वस्तु या भाव का। लेकिन इसमें एक उलझन है। मान लीजिए मैं कहता हूं पानी में कुछ तैर रहा है। अब वो कुछ एक पत्ता भी हो सकता है और एक कीड़ा भी। कीड़ा तो सजीव है, तो क्या कुछ वाला नियम यहां फेल नहीं हो गया? बहुत बढ़िया सवाल। यहीं पर व्याकरण के नियम और भाषा के असल इस्तेमाल का फर्क पता चलता है। ये नियम पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि वक्ता की मंशा को दर्शाते हैं। जब आप अनिश्चितता की स्थिति में कुछ का प्रयोग करते हैं, तो आपके दिमाग में उसकी पहचान एक वस्तु के रूप में होती है, भले ही वो जैविक रूप से सजीव हो। आप उसे एक अज्ञात चीज मानकर चल रहे हैं। अगर आपको पक्का शक होता कि वो कीड़ा ही है, तो आप शायद कहते पानी में कोई कीड़ा तैर रहा है। अच्छा, तो ये बोलने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। ये बहुत गहरी बात है। इस कोई और कुछ की अनिश्चितता से मुझे उन सर्वनामों की याद आती हैं जो बिल्कुल उल्टा काम करते हैं, यानी दो वाक्यों में एक पक्का अटूट रिश्ता बनाते हैं। मेरा इशारा संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ है। आपने बहुत खूबसूरती से दोनों को जोड़ा। संबंधवाचक सर्वनाम असल में वाक्यों के बीच पुल का काम करते हैं। जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो सो। और आपकी बात सही है, इनमें एक निश्चितता होती है, एक शर्त होती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ करने और भरने का संबंध जैसा वैसा निस्थापित कर दिया। और स्रोत कहता है कि ये अक्सर हमारी कहावतों और लोकोक्तियों की जान होते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोएगा सो खोएगा। ऐसा लगता है जैसे ये हमारी भाषा की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। शायद कहेंगे अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा का जो वजन और जो साहित्यिक सौंदर्य है वो अलग ही है। ये भाषा को गहराई देते हैं। अब एक और सर्वनाम है जो बहुत सीधा साधा लगता है, निजवाचक। यानी जब कर्ता अपने लिए स्वयं, खुद या अपने आप जैसे शब्द इस्तेमाल करे। जैसे मैं ये काम खुद कर लूंगा। इसमें तो कोई खास पेश नहीं लगता। ऊपर से तो नहीं लगता। इसका काम है कर्ता पर जोर देना, ये बताना कि काम किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने किया है। लेकिन एक जगह है जहां ये मध्यम पुरुष सर्वनाम से टकरा जाता है, और वो है आप शब्द का प्रयोग। हाँ, ये एक बड़ा कंफ्यूजन है। निजवाचक में भी आपका प्रयोग होता है, जैसे ये काम अपने आप हो जाएगा। और मध्यम पुरुष में तो हम किसी से बात करने के लिए आप का इस्तेमाल करते ही हैं, जैसे आप बैठिए। तो दोनों में फर्क कैसे करें? यहाँ पर भी पूरा खेल संदर्भ का है। जब आपका प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता के लिए हो तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन जब आपका प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए ही हो और उसका अर्थ स्वयं या खुद निकले तो वो निजवाचक सर्वनाम है। गांधी जी अपना काम आप करते थे। यहाँ आप का मतलब गांधी जी खुद करते थे, सुनने वाले से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। मुझे याद है मेरे एक छात्र ने एक बार उत्साह में आकर लिख दिया था, मैं अपने आप को खुद स्वयं ही ये काम करने के लिए समझाऊंगा। उसने जोर देने के चक्कर में 3 निजवाचक सर्वनाम एक साथ इस्तेमाल कर लिए थे। ये दिखाता है कि स्वयं पर जोर देने का विचार कितना प्रबल हो सकता है। ये तो शानदार उदाहरण है। चलिए अब उस प्रकार पर आते हैं जो सर्वनामों का सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा उलझाने वाला परिवार है, पुरुषवाचक सर्वनाम। स्रोत के मुताबिक इसके 3 भेद हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक बातचीत की कल्पना करना। पहला, उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, वक्ता, जैसे मैं और हम। दूसरा, मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, श्रोता, जैसे तू, तुम और आप। ठीक है। और तीसरा, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, जो उस बातचीत में मौजूद नहीं है, जैसे यह, वह, ये, वे। यहीं आकर तो सारा मामला फिर से गड़बड़ा जाता है,
क्योंकि यह और वह तो हमने भी निश्चयवाचक सर्वनाम में भी देखे थे। तो अब एक वाक्य में हम कैसे तय करें कि यह निश्चयवाचक है या अन्य पुरुषवाचक? जैसे यह मेरी किताब है और यह मेरा भाई है, दोनों में यह है। अब क्या करें? यह सर्वनाम का सबसे क्लासिक कंफ्यूजन है और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि सर्वनाम किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। स्रोत में इसे वस्तु बनाम प्राणी के नियम से समझाया गया है, जो एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है। अगर यह या वह किसी वस्तु मतलब निर्जीव चीज की ओर इशारा करे तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह मेरी कार है या वह एक पुराना किला है। ठीक। लेकिन अगर यह या वह किसी प्राणी यानी इंसान या जानवर के लिए इस्तेमाल हो तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे वह पढ़ाई में बहुत तेज है या ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा, तो नियम वही है, वस्तु या प्राणी। ये वाकई बहुत सी गुत्थियों को सुलझा देता है। इसका मतलब जब मैं कहता हूं यह मेरा भाई है, तो यहां यह मेरे भाई यानी प्राणी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए यह अन्य पुरुषवाचक है। और जब मैं कहता हूं यह मेरी किताब है, तो यह किताब यानी वस्तु की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक है। आपने एकदम सही पकड़ा। यहाँ एक और बारीक बात है। जब हम किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए यह या वह का प्रयोग करते हैं तो हम असल में उसे एक तीसरे व्यक्ति के रूप में अपनी बातचीत में शामिल कर रहे होते हैं, इसलिए वो अन्य पुरुष कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में तू, तुम और आपका जो ठेल है, वो भी तो सिर्फ व्याकरण नहीं, पूरा समाजशास्त्र है। इसका चुनाव हमारे रिश्ते की पूरी कहानी कह देता है। निरादर का भाव है, तुम में जो बराबरी और दोस्ती का एहसास है और आप में जो सम्मान और औपचारिकता है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सामाजिक संकेत है। आप किससे कैसे बात करते हैं, ये आपके और उसके बीच के रिश्ते को परिभाषित कर देता है। एक ही व्यक्ति अपने दोस्त से तू, अपने सहकर्मी से तुम और अपने बॉस से आप कह सकता है। ये भाषाई लचीलापन बहुत कम भाषाओं में मिलता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो कुछ मुख्य बातें जो निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि सर्वनाम सिर्फ संज्ञा की जगह लेने वाले स्टैंड इन एक्टर नहीं हैं। वे भाषा को लय, प्रवाह और कुशलता देते हैं, और उनकी असली पहचान इस बात में छिपी है कि वो वाक्य में कहाँ खड़े हैं, उनके ठीक बाद कौन सा शब्द आ रहा है, और वे किसी वस्तु की बात कर रहे हैं या किसी प्राणी की। संदर्भ ही राजा है कि शब्द का काम क्या है तो उसका नाम अपने आप पता चल जाता है। सर्वनाम सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, वे हमारे रिश्ते, हमारी पहचान, हमारी राजनीति और हमारी महत्वाकांक्षाओं को आकार देते हैं। शायद सबसे बड़ा सर्वनाम मैं है, और यह समझना कि इस मैं की सीमाएं क्या हैं और क्षमताएं क्या, यही असली जीत है।